सो जी उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाई है सोशल स्टडीज़ की सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने एडवांस्ड इंस्टीट्यूट है वो भी मुखी ने उन्होंने हैड कर रहे हैं। इस तो इलावा जे तुसी पढ़िया होण तां किताबां 3 किताबां डॉक्टर SP सिंह ओबराय जिन्होंने सेवियर सिख के नाँ ते सारी दुनिया जानती है, साडे पंजाब दा साडी कौम दा मान ने जिहड़े सिक्खी दी शान ने जो उन्हां दे बारे जिन्हां ने कलमबद्ध कीती है उन्हां दी जिंदगी दे फलसफे वो डॉक्टर सर्बजिंदर सिंह ने कीते ने। ते जे तुसी उस किताब दी बोली पढ़ लो तो कार्ड के उत्ते भी थोड़ा जिहा उहदा एक नमूना हैगा जे जिस तरीके नाल उन्होंने लिखा होया जिहड़े कार्ड मैं पोस्ट कीते सीगे और कलाकृति ने पोस्ट कीते ने सारियां नूं थोड़ा जिहा उहदे च नमूना छपिया होया ते धुर अंदरों निकलदी आवाज़ ते धुर जाके पहुँचती है। ये किसे किसे दी लेखनी नूं ही ये वर प्राप्त हुंदा है ते डॉक्टर सर्बजिंदर दी लेखनी नूं ये वर प्राप्त है। तो असी वड्ड भागे हाँ कि अज असी इन्हां दे रूबरू बैठे हाँ और इन्हां दे नाल बैठ के इक्को ही छत दे थल्ले आपां सारे नाटक वेखांगे और सारे उस नाटक का आनंद लवांगे। ये नाटक है अज जिहड़ा पेश हो रहा है वो है पुकार। इनू लिखिया है निवेदिता जैना ने ते इहदे डायरैक्टर ने डॉक्टर विकास कपूर। डॉक्टर विकास कपूर जिहड़े ने वो भी साइंस एंड टैक्नोलॉजी के नाल संबंधित ने ते पर थिएटर का शौक उन्होंने पालिया होया है ते बड़ा बखूबी निभा रहे हैं उन्हां दीयां प्राप्तियां बारे ते उन्हां नूं मिले हुए अवार्ड्स की चर्चा मैं बाद च करांगी। सब तो पहला आपां देखांगे प्ले पुकार। गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते एकः स्वरतो वर्णितो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थः सवाग् वज्रो यजमानां हिलास्ति यथेन्द्र शत्रु स्वर्गो अपराधात्। शब्दों का गलत प्रयोग करना या मिथ्या बोलना एक भयंकर अपराध है। इंद्र जैसे अपने वज्र प्रहार से शत्रुओं का संहार करते हैं, ठीक वैसी ही अवस्था झूठ बोलने वाले और गलत बोलने वालों की। इसलिए ना तो मैं झूठ बोलूंगी और न ही शब्दों का अर्थ जाने बिना उनका प्रयोग करूंगी। शब्द बड़े कमाल के होते हैं। सरसों विपरीताश्चेत्
सरस्वतम न मुंचत साक्षरा विवृताशे राक्षसा एव केवला। यानी सरस शब्द को यदि उल्टा पढ़ा जाए तो भी वो सरस ही रहता है। जैसे किसी सज्जन व्यक्ति को यदि क्रोध भी आ जाए तो वो अपनी सज्जनता और रसिकता का त्याग नहीं करता, लेकिन साक्षर शब्द को यदि उल्टा पढ़ा जाए तो वो राक्षस हो जाता है। अर्थात किसी दुर्जन या रुक्ष पंडित को क्रोध आ जाए तो उसके द्वारा किया गया कृत्य या की गई टीका हमेशा राक्षस के समान क्रूर ही होती है। ये शब्द हमारे भावों को व्यक्त करने के लंबे लंबे वाक्यों की छोटी छोटी इकाई होते हैं। मनुष्य की तरह हर शब्द का अपना अपना भाग्य होता है। हर शब्द की नियति दूसरे से भिन्न, अलग। हे शब्दगण, इस वांगमय संसार में तुम जहां पर भी हो, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। मुख से निकले हर शब्द से मैं विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरे विचारों के वाहक हो, मेरे अव्यक्त को व्यक्त करने में मेरी सहायता करो, मेरे भाव रथ के सारथी बनो। नमस्कार। वाग देवी की आराधना करते हुए मैं इस नाटक की प्रस्तुति वेला में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सबसे ये विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे, साथ ही मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने मोबाइल को खामोश रखेंगे। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। आप मुझे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं आपकी पड़ोसन हूँ। पड़ोसन? कहाँ है पड़ोसन? पड़ोसन है? कहाँ है? कहाँ है पड़ोसन? देखा, पड़ोसन का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे कैसे खिल गए। हमारे भारतीय पुरुष बहुत ही भावुक होते हैं। उनकी पसंद का एक शब्द बोलो, तुरंत उनके चेहरे खिल जाते हैं। जी नहीं, मैं आपकी पड़ोसन नहीं हूँ, मैं तो आपके घर की बेटी हूँ। आपके घर की बेटी, आपके भी घर की बेटी। मैं सारे भारतीय परिवार की लाडली हूँ, उनका अभिमान, सम्मान हूँ या उनकी आवाज हूँ। आवाज हूँ उस हर बेटी की, हर बहन की, हर पत्नी की और हर माँ की आवाज हूँ। राम राम सर, राम राम। राम राम काका, राम राम। सलाम काका। और काका, घर में सब बढ़िया? बस ठीक ही है। और सुनाओ, क्या पढ़ रहे हो तुम? ये देखो काका, शादी के बाद मौत का सौदा, नवविवाहिता को जिंदा जलाया। अरे लड़की के घर वाले थोड़ा कम दहेज दे पाए, बेचारी को बंद कमरे में जिंदा जला दिया। अरे काका, तुम्हारा भी कोई लड़का होता तो दहेज का जुगाड़ हो जाता, लेकिन तुम्हारी तो। काका ये और देखो, दिन दहाड़े दरिंदों ने लड़की को अगवा किया। क्या जमाना आ गया काका। सब कलयुग है, कलयुग। अरे आजकल की छोरियों को तो घर से बाहर कदम तक नहीं रखना चाहिए। सही कहते हो। पर कौन समझाए इन छोरियों को? ओए रुक, इतनी शाम को कहाँ जा रही है? भाईजान सहेली के घर नोट्स लेने। तेरे को कितनी बार कहा है, जो भी काम हो दोपहर में कर लिया करो। ये कोई समय हुआ बाहर निकलने का? कल एग्जाम है। कोई जरूरत नहीं है, वापस घर में चलो। पर मैंने कहा वापस घर चलो। आई बड़ी नोट्स लेने वाली। काका ये भी भला कोई समय हुआ? सही कहा तुमने। भले घर की लड़कियां संध्या पड़े घर से बाहर कदम तक नहीं रखती है, पर आजकल तो जमाना ही ऐसा चल रहा है। अजी सुनिए, वो मैं बाजार जा रही हूँ। सुन, इतना सच संभल के क्या लेने जा रही है बाजार? वो बाजार से सब्जी लानी। सब्जी? इतनी रात गई कोई सब्जी लाता है भला? पर फिर खाने में क्या? खाने में जो घर में पड़ा है बना दे। पर सुनिए। चल अंदर, अंदर। इतना सच संभल के इनको बाजार जाना है? बताओ भला,
इतना सच सवर के सब्जी लेने जा रही थी। अरे मेरे घर के बच्चे तो मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर कदम तक नहीं रखते हैं। मैं अपने घर में इतना बाबूजी, मैं थोड़ी देर बाहर खेलने जाऊं? संभालो। तुम्हें कितनी बार कहा है घर में खेलने को, बाहर नहीं। जाओ घर जाओ। पर मुझे थोड़ी देर बाहर जाके खेलना है। तुम्हें घर में खेलने के लिए खिलौने लाया हूँ ना मैं। जाओ घर जाके खेलो। पर मुझे बाहर बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। अरे सुनती हो? कहाँ मर गई? तुमको कितनी बार कहा है बच्चों को घर में खिलाया करो, बाहर नहीं। एक तो दो बेटियां पैदा कर दी, संभलती एक है नहीं। जाओ घर जाओ। घर जाओ। आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं। सही कहते हो काका। छोरा, हटिया। क्या शिकायतें सुन रही हो मैं थारी? क्या हो गया माँ? तू किन्नी छोरी छेड़ाया? नाना कौन क्या है? और चौपाल वाली सुषमा? नाना माँ झूठ बोल रही है वो छोरी, इसे पूछ लो। हाँ काकी, इसने कोई छोरी नहीं छेड़ी। नहीं छेड़ी। तने विश्वास ना है मार पे? लागे तू मने भी होई है। मारा छोरा तो राजा बेटा है और छोरी थोड़ी ना छेड़ सके। और जरूर उस छोरी वालों की गलती होगी। ए छोरियों को बाहर काटे ही क्यों है छोटे छोटे कपड़े पहन के? सही कहती हो काकी, इन छोरियों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलो चलो। तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। पढ़ना लिखना तुम्हारा काम नहीं, अपनी हद में रहो। औरत की इस दुनिया में कोई पहचान नहीं। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। सदियों से तुमको यही सिखाया, मार पीट कर घर में बैठाया। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। छोरी, घूंघट ही थारी पहचान है। यही तारा भविष्य, यही तारा वर्तमान है। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। चूल्हा चौका यही तुम्हारा धर्म है, इसी के लिए लिया तुमने जन्म है। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। सपने देखना तुम्हारा काम नहीं, औरत का यहाँ कोई सम्मान नहीं। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। तुम रुको, तुम झुको, हमारी बात तुम सुनो। नो 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 नो, हमारी बात तुम सुनो। नो 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 नो, हमारी बात तुम सुनो। नो 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 नो, हमारी बात तुम सुनो। इस बात को अपने जहन में डाल लेना, हमेशा याद रखना। मुझे यहाँ घुटने ना दिए, मुझे नहीं जाना यहाँ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। रुक जा बेटी, रुक जा। ये दुनिया बहुत बुरी है, ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। रुक जा बेटी, मैं जा रही हूँ। अरे कोई तो इसे समझाओ, कोई तो इसे रोको। रुक जा। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ, शायद ये बात आप लोगों के सुनने में नई नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को याद दिलाती कि नारी कोई देह नहीं, कोई यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं। लेकिन कई हजार साल बाद भी लोगों की सोच में, उनके नजरिए में परिवर्तन नहीं आया। आज भी लोग नारी को केवल और केवल मात्र एक देह समझते हैं। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आप सहमत नहीं हैं?
तो फिर आप अखबार नहीं पढ़ते और आप लोग भी असहमत है तो फिर आप न्यूज चैनल नहीं देखते होंगे। क्या आप अखबार पढ़ते हैं और आप न्यूज चैनल देखते हैं, फिर भी आपको प्रमाण चाहिए? मैं दिखाती हूँ प्रमाण। 1973 अरुणा शानबा केईएम हॉस्पिटल की एक नर्स, उसी हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी ने उसका बलात्कार कर डक चेन से गला तोड़कर मारने की कोशिश की। मारी जाती तो बच जाती, 20 साल तक जिंदा रही और पल पल मरती रही। 1992 राजस्थान भवरी देवी बाल विवाह के खिलाफ थी। उसे सबक सिखाने के लिए उच्च वर्ग के 5 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। 2005 उत्तर प्रदेश इमराना नाम की औरत का उसके ससुर ने ही बलात्कार कर दिया। 1980 ओडिशा शमीलानी महापात्र उम्र 20 साल 4 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड, बिलुआखाई नदी की रेत उसके अंदरूनी अंग में पाई गई। 2012 दिल्ली ज्योति सिंह उम्र 23 साल चलती बस में 6 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न, लोहे की रॉड उसके गुप्तांग में डाली गई और उन्हीं घावों के कारण 2 दिन बाद मृत्यु। 2013 मुंबई शक्ति मिल के पास एक फोटो जर्नलिस्ट का बलात्कार किया गया और बलात्कार के दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया। 1996 दिल्ली कानून की छात्रा प्रियदर्शनी मट्टू, 1980 ओडिशा की अंजना मिश्र, 2011 केरल की सौम्या, 2009 गोवा 15 साल की विदेशी यात्री स्कारलेट, 2010 मिजोरम मूल के कॉल सेंटर कर्मचारी। किन किन का नाम ले और कौन कौन से सालों की बात करें? 2014 में 36,739 रेप, 2015 34,094, 2016 38,943, 2017 32,559 और 2018 में 33,356 रेप केस दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के अनुसार इन 5 सालों में हमारे देश में 1,78,695 रेप केस दर्ज किए गए। कितने दोस्तों? 1,78,695। लेकिन ये तो दर्ज मामलों की बात है, और जो मामले दर्ज ही नहीं हुए उनका क्या? और हाल ही में हुआ 2024 का राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा का मामला। ये सब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और हमारा समाज इन सब पर पर्दा डाल देता है। ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। देश के हर प्रांत, हर प्रदेश में औरत को बेआबरू किया जा रहा है। दोस्तों, अखबार में छपे हुए ये शब्द नहीं है, आवाज है उन दबी सहमी आत्माओं की पुकार है, सन्नाटे में गूंजती हुई चीखों की। इन असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए सरकार नियम बनाती है, लेकिन सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी संवेदना मर चुकी है, हमारी संचेतना कुंद हो रही है। लगातार जिंदगी हमसे दूर जा रही है और हम पत्थर के हो रहे हैं। हाँ, हम पत्थर के होते जा रहे हैं। तभी तो अखबार में छपी हुई उन खबरों को और टीवी न्यूज चैनल रेडियो पर बोली गई उन आवाजों को चाय की चुस्की लेते समय एक अलग ही बहस की मुद्रा में आ जाते हैं। अखबार में छपे हुए वो शब्द पढ़कर
और न्यूज चैनल में बोली गई आवाजों को सुनकर हम अनसुना कर देते हैं और एक अलग ही दिशा में हमारे भावों की अभिव्यक्ति होती है। यार, इन औरतों को घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए, और अगर जाना है तो किसी मर्द के साथ निकलो। ऐसे बन सवर कर निकलती है तभी तो ये सारी अनहोनी होती है। और हमारे धर्माधिपति वो क्या कहते हैं? औरतें जब तक जीन्स पहनना, चाउमीन खाना बंद नहीं करेंगी तब तक उनके साथ ये सब हमले होते रहेंगे। अरे वाह साहब, ये तो आम लोग हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के दिग्गज न्यायपति जज साहब ऐसे मामलों पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बंदूक की नोक पर मधुरा नाम की नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ और जज साहब ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर, प्रतिरोध का निशान नहीं था। इसका ये मतलब निकलता है कि वो नाबालिग बलात्कार के मजे लूट रही थी। अरे वाह साहेब, बंदूक की नोक पर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और वो नाबालिग दर्द तो गुनाह हो गया। छवि रानी का केस 22 साल तक चलता रहा, तारीख पर तारीख निकलती गई। कोर्ट में चर्चा क्या हुई? मिलॉर्ड, पति क्यों पत्नी को छोड़कर बलात्कारियों के हवाले भाग गया? सारा का सारा कसूर पति का है। फिर भी दोषी पत्नी और डॉक्टर, जिन्हें हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, वो ऐसे मामलों पर क्या कहते हैं? नाबालिग बेबीना को नहीं भूले होंगे आप। उसे मरना सन्न हालत में अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया और कहा, अरे अरे, इसकी हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है, इसको किसी बड़े अस्पताल में लेके जाओ। अरे इसका तो काफी खून बह चुका है, इस पे तो पुलिस केस होगा। आप आगे जाइए। अरे अभी तो यहाँ सफाई की है, अब आगे जाइए। अरे अरे, अभी तक गए नहीं आप, जल्दी करो, जल्दी जाओ जल्दी। उस समय अगर उसका इलाज शुरू कर दिया जाता तो शायद वो अभागित बच जाता। इन सब की बातें सुनकर हम बड़े अच्छे लोग हैं, ये सोचकर खुश होने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आपने और हमने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। निर्भया, दिल्ली की ज्योति सिंह याद है आपको? भयंकर सर्दी की उस काली रात में घंटों सड़क पर पड़ी रही थी, लेकिन किसी राहगुजर ने उसकी मदद नहीं की। निर्भया का दोस्त चीख चीख कर सबको आवाज देता रहा। तुम्हारी बहुत खून बह रहा है, बहुत खून बह रहा है। कुछ मैं पूछता हूँ, कोई है, कोई है? गाड़ी, भाई साहब गाड़ी रोकिए, भाई साहब गाड़ी रोकिए, भाई साहब गाड़ी रोकिए, भाई साहब गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, बच जाएगी बेचारी, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोक दीजिए, बच जाएगी बेचारी, हालत देखिए इसकी, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मदद कर दीजिए भैया, मदद कर दीजिए भैया, मदद कर दीजिए, छुट्टी दे दीजिए, हालत देख के बेचारी की मर जाएगी बेचारी। हे भगवान, कोई मदद नहीं कर रहा हमारी। मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं लाता हूँ, हम पत्थर के हो रहे हैं दोस्तों, तभी तो हम उन पीड़ित औरतों को, उनकी चीखों को कैसे अनसुना कर पाते हैं।
हमें उनके दर्द का एहसास क्यों नहीं हो रहा? हम क्यों नहीं सोच पा रहे कि उस विषैले अनुभव के दौरान कैसे ताल ताल हुई होगी उनकी दिल के दर्द से ज्यादा तीव्र होगा उनके मन का दर्द, उनकी आत्मा की पीड़ा। पता नहीं, जिसने नर्क नहीं देखा होगा वो भला क्या बखान करेगा उनकी यातना का। क्या कोई पीड़िता है यहाँ पे जो खुद यहाँ आए और अपनी दुख भरी यातना को हमारे साथ बांटे और हमें ये बता सके कि किस व्यक्ति ने उसकी दर्दनाक बीती हुई जिंदगी को भुलाने की कोशिश करने में उसकी मदद की है? प्लीज, अगर कोई है तो शायद हमारे सोए जमीन में जान आ जाए। क्या हमें पूरा का पूरा पत्थर होने से बचाने के लिए आएगा? प्लीज कोई अगर है तो आइए और हमें बताइए। हेलो जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात तो सब फोन आयोजक दल के किसी व्यक्ति ने किया था। उन्होंने बताया कि अगर किसी को ये पता चलेगा कि उनके बीच में कोई रेप विक्टिम बैठी हुई है तो लोग हॉल छोड़कर चले जाएंगे। बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन यकीन मानिए आप लोगों को आहत करने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं। अच्छा, अगर मैं किसी मरे हुए रेप विक्टिम को आप लोगों के सामने उपस्थित करूं तो आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? हाँ, आपकी संस्कृति पर किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं आएगा। उल्टे एक सनसनाती रोमांचकारी मनोरंजन का बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। मैं उसे घोस्ट कॉल करूंगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर एक पार्सल आया। जब मैंने उसे खोला तो मुझे ये डायरी हाथ में और साथ में थी 2 लाइन की एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, आप रेप विक्टिम पर काम कर रही हैं, कहीं से जानकारी आपके काम आएगी, इसलिए आपको भेज रही हूं। ये डायरी एक रेप विक्टिम की है। नाम है उमा कौर। मैं राउरकेला के जिस महिला कॉलेज में पढ़ा करती थी, कभी उसी कॉलेज की छात्रा थी उमा कौर। वो कविता लिखा करती है। पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में तेज थी। कॉलेज छूटने के बाद में करीब मैं उसे भूल ही चुकी थी। उस लड़की का गैंग रेप हुआ था सन 1977 में, यही राउरकेला में, जो मेरा अपना शहर है। उस जगह को देखा है मैंने जहां भी ये घटना घटी। अगर आप लोगों में से कभी कोई राउरकेला गया हो तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्टर 2 से शक्तिनगर जाने वाले रास्ते पर जो पहाड़ी के नीचे गड्ढे वाली जमीन है, वहीं पर, वहां उस समय जंगल हुआ करता था। पुलिस को किसी ने खबर दी कि महिला कॉलेज के हॉस्टल से 4 गुंडों ने एक लड़की का अपहरण कर दिया है। पुलिस की गाड़ी माइक पर पुकार रही। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं उमाकोर। एक जना उधर ढूंढो, एक उधर और एक इधर। उमाकोर, उमाकोर।
जल्दी जाओ, स्टेशन लेके आओ, जल्दी जाओ। घाव काफी गहरा है, बाहर निकल। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इतनी दरिंदगी। आपने किसी मेंढक को साइंस लैब में डिसेक्शन प्लेट में देखा है? वो हिल डुल न पाए इसलिए उसकी चारों टांगों में ऑलपिन गाड़ दी जाती है। ठीक वैसे ही उमा कौर की दोनों बाहों और जांघों में चाकू गाड़ दिए थे दरिंदों ने। खून से लथपथ वो वीर बाला जिसमें बोलने तक की शक्ति नहीं थी, अपने शारीरिक और मानसिक घावों से घायल उमा कौर, सिर्फ 17 साल की उमा कौर जैसे तैसे उसी हालत में उस जंगल से निकली और अपनी दर्दनाक यातना को पुलिस को आकर बताया। 17 साल की उमा कौर इस दुर्घटना के बाद राउरकेला से अपने देश को चली गई। अपना देश, जिस देश में गंगा बहती है और उस गंगा को हम मैली कर देते हैं। हमारे इस देश में प्रतिदिन कम से कम 88 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती है। हमारे इस देश में 8 महीने से लेकर 80 साल तक की महिला सुरक्षित नहीं है। अपने स्वाभिमान से लड़ने वाली उस वीर अनन्या ने इस दुर्घटना के तकरीबन 20 साल बाद खुदकुशी कर दी। लेकिन 20 साल बाद, 20 सालों तक उसने क्या किया? उसने संघर्ष किया, उसने उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी खुदकुशी। अच्छा ये बताइए, ये पीड़ित लड़कियां जीने से ज्यादा मरने को आसान समझने क्यों लगती है? क्योंकि हम उन्हें जीने नहीं देते। हम उन्हें बार बार याद दिलाते हैं, तुम अभिशप्त हो, तुम कलंकित हो, तुम अछूत हो, तुम्हारे समाज में होने से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि चारों अपराधियों को 12 साल का कारावास हुआ, लेकिन जानते हैं, उमा कौर के साथ इस घटी घटना के बाद में कॉलेज में हम लोग सब डरे डरे से, सहमे सहमे से रहते थे। लोग जब हमसे कॉलेज का नाम पूछते तो कहते कि तुम्हें कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। घर वालों को भी अनाप शनाप सुनना पड़ता था कि उन्होंने हमें इस कॉलेज में क्यों पढ़ाया। वो कॉलेज जैसे अछूत हो गया था। और उमा कौर भी, कॉलेज में उमा कौर के बारे में ना बोलना एक अलिखित कानून की तरह हो गया था। मन में डर समा गया था कि उमा का भाग्य या दुर्भाग्य हमें जकड़ लेगा। ये डायरी उसी उमा कौर की है। बस 2-4 पन्ने ही लिखे हैं। अरे नहीं, यहाँ कुछ और भी लिखा है। लिखा है, आज मैं 17 साल की हो गई। इस बात से मैं खुश हूँ या दुखी, पता नहीं। अरे यहाँ कुछ कविताएं भी लिखी है। नहीं, एक ही कविता है, पढ़ती। वे सब बैठे थे महफिल में, हंसते हुए, चहकते हुए। मैं पहुंची
तो पता नहीं क्यों चौंक गए सब। हंसना, ठहाके लगाना सब बंद। कैसी है ये चुपी हुई नीरवता? क्यों? माँ ने कहा था कभी, इस दुनिया में दो तरह के लोग, एक वे जो औरत के प्रवेश से चौंक जाते हैं, चाहे वो जीवन में हो या कमरे में। वे जो समझते हैं औरत को सिर्फ एक देह, या वे जो समझते हैं एक देवी। देवी और देह के बीच में भी रहती है एक औरत, एक इंसानी मन। उन्हें नहीं है पता, तभी औरत के प्रवेश मात्र से चौंक जाते हैं, चाहे वो जीवन में हो या कमरे में। उमा कौर, उमा कौर एक फूल थी, एक तितली थी, बादलों की तरह आसमान में खेलती थी। रात में वो आसमान में टिमटिमाता हुआ एक खूबसूरत सा तारा बन जाती थी, और दिन में फूल बनकर खेलती थी। जीवन रस से सराबोर उमा कौर अपनी कुशलता और प्रवीणता को लेकर कुछ अतुलनीय करने की चाह में अपना घर छोड़कर राउरकेला आई। क्या आप लोग उमा कौर को देख पा रहे हैं? क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग उसे महसूस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ नाटक देखने लगे। आप नाटक देखेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे, जो मैं कतई नहीं चाहती, क्योंकि सैकड़ों नाटकों की परिणति यही हुई है। लोग सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए नाटक देखते हैं, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई को देखना भूल जाते हैं। सदियों से चली आ रही इस त्रासदी से औरत को कैसे मुक्ति मिलेगी? हाँ, जब उमा कौर खुद यहाँ उपस्थित होकर अपनी बात कहेगी, तब शायद हमारी मानसिकता बदलेगी, हमारी कुंद हो चुकी संवेदना की धार तेज हो जाएगी। आप लोगों ने घोस्ट कॉलिंग के बारे में सुना है कभी? आप लोगों में से कभी किसी ने घोस्ट कॉलिंग किया है? मैंने कभी नहीं किया, लेकिन हाँ, आज करूंगी। आज हम सब उमा कौर को घोस्ट कॉलिंग के जरिए यहां बुलाएंगे। मैं उमा कौर को सारी बलात्कार पीड़िताओं के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों के सामने पेश करूं। मैं उसकी आत्मा को यहां बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उसे बुला सकी तो आप लोगों को एक अविस्मरणीय अनुभव दे पाऊंगी, साथ ही उसकी बात को आप तक पहुंचाने में सक्षम हो पाऊंगी। मैडम, फिर से वही अनजाना नंबर। अब क्या है भाई, मरे हुए को बुलाऊं तो भी समस्या है क्या? फोन स्पीकर पर डाल देती ताकि आप लोग भी उसकी बकवास सुन सकें। अरे मैडम, ये घोस्ट कॉलिंग ना बहुत खतरनाक होती है, और अगर वो आत्मा यहाँ आ गई और वापस न जाना चाहे तो वो आपके अंदर घुस जाएगी। मैडम, मत करो मैडम। हो गई बकवास, अरे मैडम, खत्म हो गई आपकी बकवास। अब प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए।
लोग भी कैसे है ना, मरे हुए को बुलाऊं तो भी तकलीफ है। और आप ही बताइए, मैं अकेली कहाँ हूँ? आप सब लोग हैं ना मेरे साथ। और जिस लड़की ने इस संसार को त्यागने के लिए आत्महत्या कर ली है, वो भला यहाँ क्यों रहना चाहे? बताइए आप। सच कहूँ तो थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लगने लगा है। लेकिन आप लोग तो है ना यहाँ पे। आप प्लीज प्लीज आप लोग सब मेरा साथ दीजिएगा। हम सब लोग उमा कौर की आत्मा को एक साथ मिलकर यहाँ बुलाएंगे और उसे विदा भी हम सब मिलके करेंगे। और अगर वो यहाँ से न जाना चाहे तो मैं नहीं डरूंगी। हाँ, आप लोग भी हरगिज़ मत डरिएगा। प्लीज आप मेरा साथ दीजिएगा। देखिए, इस किताब में लिखा है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी खतरा आएगा तो मैं ऐसे जमीन पर हाथ रख पाऊंगी। तो आप लोग मेरा नाम पुकारिएगा। मेरा नाम जानते हैं ना आप लोग? मेरा नाम है नाट्यकार। ऐसा करने से हम सब पर से खतरा टल जाएगा। अब हम उमा कौर को भूतकाल से यहाँ बुलाएंगे। जिस समय उसके साथ ये हादसा हुआ तब उसकी उम्र थी 17 साल। उसकी जिंदगी का सबसे काला समय था, 1977 का साल। क्या जब उसके साथ ये हादसा हुआ तब उसे डर लगा होगा? क्या उसकी दाईं आंख बार बार फड़की होगी? जब वो आत्महत्या करने जा रही थी तो क्या वो सोच रही होगी कि कोई तो उसे उसके नाम से पुकारे ताकि वो बच जाए और जीवन के प्रति उसका मोह जाग जाए? देखिए, अब हम उमा कौर को यहाँ बुलाएंगे। इस दौरान आप न तो एक दूसरे से बात करेंगे और न ही किसी और के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। उमा कौर, उमा कौर, आओ उमा कौर, आओ। मैं और इस प्रेक्षालय के सारे दर्शक तुम्हें पुकार रहे हैं उमा कौर। आओ उमा कौर, आओ। आओ उमा कौर, आओ। लगता है वो आ गई। कौन हो तुम? कौन हो तुम? उमा कौर। उमा कौर, तुम कैसी हो? वर्ष तकलीफ में। लेकिन तुम्हारे चारों अपराधियों को तो सजा हुई थी ना? उनको 12 साल का कारावास मिला था। क्या तुम उनको मिली सजा से खुश नहीं हो उमा कौर? नो, नहीं। तुमने खुदकुशी क्यों की? उमा कौर, तुमने खुदकुशी क्यों की उमा कौर? उमा कौर, मैं और इस प्रेक्षालय के सारे दर्शक तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और तुम चली गई। उमा कौर, तुम्हें सिर पर सिर भागना आता है, लड़ना नहीं आता। तुम कायर हो।
मैं कायर नहीं हूं, नहीं हूं मैं कायर। मैं भी लड़ी थी, पर अंजाम देखो। मेरा कसूर क्या था? उन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। हॉस्टल से कॉलेज आने जाने वाले रास्ते में पान की दुकान पर वे लोग खड़े रहते थे। रोज रोज वही गंदी बातें, वही गंदी हरकतें। सारी लड़कियां सिर झुकाकर सहती थी। औरत को सहनशील होना चाहिए, है ना? लेकिन मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मेरा स्वाभिमान मुझे बार बार दुत्कारता था। पुलिस में शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उस दिन तो ऐसी गंदी बात कही उस बदमाश ने कि मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने चप्पल निकाली और उसे दिखाई। बस यही अपराध था मेरा। 17 साल की लड़की के इस अपराध की सजा थी सामूहिक बलात्कार। सजा बताइए, सजा किसे मिली? उन अपराधियों को? ना, सजा मुझे मिली। जब तक जिंदा रही तब तक उस पीड़ा को झेलती रही। बलात्कारियों को सजा मिली सिर्फ 12 वर्ष की। उस पर भी अच्छे बर्ताव के लिए एक की सजा माफ कर दी गई। अच्छा बर्ताव सुन रहे हैं आप? किसी निस्सहाय लड़की का रेप करने के बाद कोई क्या अच्छा बर्ताव करेगा और कैसे करेगा? सब बकवास है। सब बकवास है। 12 साल के बाद सब वापस आया इसी समाज में। इसी समाज की लड़कियों के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादियां हुई। बीवी बच्चों के साथ घर बसाए, काम धंधों की शुरुआत की। किसी ने उनकी पिछली जिंदगी में कभी नहीं झांका। और मैं जिंदगी भर अपनी पिछली जिंदगी में पल पल मरती रही। मेरा बलात्कार सिर्फ उसी एक दिन का नहीं था। मेरा बलात्कार तो हर पल, हर क्षण होता रहा। उस यातना का दर्द सिर्फ मेरा दर्द नहीं था, मेरे पूरे परिवार का दर्द था। मेरे माँ बाप, भाई बहन
कहां बलात्कार हो रहा था। मेरी बहन की शादी बार बार टूट रही थी। भैया को नौकरी पर कोई नहीं रख रहा था और मेरे पिताजी का बिजनेस नहीं चल रहा था। मेरी माँ घर से बाहर कदम तक नहीं रख पा रही थी। क्योंकि उनके घर में एक रेप विक्टिम रहती थी। मेरा बलात्कार उन दरिंदों ने सिर्फ एक बार किया था, पर ये समाज लगातार 20 साल तक हर पल हर दिन मेरा बलात्कार करता रहा। मेरे बोलने से क्या कोई फर्क पड़ेगा आपको? क्या कोई फर्क पड़ेगा आपको? चली जाओ मत चली जाओ। हाँ, मैं चली जाऊंगी, पर मैं आना चाहती हूँ। मैं आना चाहती हूँ यहाँ, अपने संजोए सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। फिर से एक नई जिंदगी मिले तो उसे पूरी तरह जीना चाहती हूँ। औरत होते हुए भी सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हूँ। मगर भूत बनकर नहीं, भविष्य बनकर आना चाहती हूँ। घोस्ट कॉलिंग से मुझे मत पुकारना मुझे। पुकारना है पहले संसार को एक यज्ञ कुंड बना दो, इसमें सारी पशुता को समिधा बनाकर स्वाहा कर दो। फिर पुकारना मुझे। हम सब आएंगे। सारी बलात्कार पीड़िताओं को पुकारना। हम आना चाहती हैं। हम सब आएंगे। हम सब आएंगे। हम सब आएंगे। हम आना चाहती हैं। हम सब आएंगे। हम सब आएंगे। हम सब आएंगे। हम आएंगे। हम आएंगे। हम आएंगे। पुकार है हमारी ये पुकार है। पुकार है हमारी ये पुकार है। पुकार हर तरफ है हाहाकार। प्रश्न ये खड़ा है क्यों हम पे बार बार है। इंसानियत को कर रहे हम तो शर्मसार है। पुकार है हमारी ये पुकार है। अब प्रश्न तुम यहाँ से उठा लो जरा, पुरुषत्व को बनाने वाला कौन चित्रकार है।
बदला लेता, ढिड्डों भुखी गुस्सा खा गई, जाके गड्डी थल्ले आ गई। दसो देश दे पहरेदारो, दसो देश दे ठेकेदारो, देश दे आगू वीरो दसो, योद्धियो ते बलबीरो दसो, ए सभ्यता दा मुनारा भारत, ए दुखियां दा सहारा भारत, जिसदी एक आजाद जनानी, जिसदी एक मदहोश जवानी खेड गई अज जान दे उत्ते, लानत पा गई साडे उत्ते, लानत पा गई साडे उत्ते। ये सवाल उवें दा उवें ही खड़ा है जिवें ये कल खड़ा सी, जिवें ये 10 साल पहला खड़ा सी, जिवें ये 20 साल पहला खड़ा सीगा। जिहड़ी सुरक्षा है ये सब तो बड़ा इशू बन चुकी है, खास तौर पे अपने हिंदुस्तान दे विच। आपां सारिआं नूं रल के सोचना पेगा, इन्नी जानदार ते इन्नी हार्ट रेंचिंग परफॉर्मेंस ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕਪੂਰ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एट MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। इन्होंने 12 फुल लेंथ प्लेस ते अनगिनत स्किट्स ते 1 एक्ट प्लेस जिहड़े ने वो डायरेक्ट कीते ने ते प्रोड्यूस कीते ने। फजी लॉजिक UGC दी एजुकेशनल फिल्म सीगी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ UGC ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ संगीत नाटक अकादमी वालों करवाए जाते रंग प्रतिभा फैसटीवल दे विच चुने जाने वाले मात्र कुछ कु थिएटर डायरैक्टर्स दे विचों डॉक्टर कपूर एक सन। इन्हां नूं करियर अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट बाय DSTV मिलिया होया, जिहड़ा कि इन्हां दा तुहानूं दस्सिया टैक्नोलॉजी नाल इन्हां दा संबंध है। इस तो इलावा इन्हां दे अनेकां खोज पत्र आर्टिकल तकरीबन नॉर्मल रूटीन दे विच ही प्रकाशित होंदे रहंदे ने। तो एक बहुमुखी प्रतिभा जिहड़े कि साइंस ते लिटरेचर ते कला दा जिहड़ा सुमेल है वो साडे सामने खड़े ने डॉक्टर कपूर ते हुण अपने ग्रुप नाल सानू इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज आप दर्शकों का दिन है और मेरे साथी कलाकारों का दिन है, तो आज मुझ पर कृपया आप ज़्यादा ध्यान न दें। मैं इनसे आपका तारुफ कराता हूँ जिन्होंने आज की शाम आपके लिए मेरे मुताबिक यादगार बना कर। शुक्रिया। इस नाटक की केंद्रीय किरदार जिसे लेखिका ने अपने स्वरूप में खुद को ढाल कर रचा है, नाट्यकार डॉक्टर नीतू परिहार। इस नाटक की रचयिता डॉक्टर निवेदिता जैना स्वयं उड़ीसा से हैं और उन्होंने वहीं राउरकेला की एक यूनिवर्सिटी में इसकी रूपरेखा रची और एक रिसर्चर के माध्यम से ये कथा आप तक पहुंचाई, जिसका किरदार इन्होंने निभाया। आप में से कुछ लोग इन्हें पहचान पाए होंगे। ये पिछले साल इस समारोह में मंच पर थी, जी जैसी आपकी मर्जी में, सुल्ताना के किरदार। इस नाटक का प्रारंभ भरतनाट्यम की एक अनुपम नृत्य प्रस्तुति से हुआ था। अश्मी श्रीवाली जो एक निष्णात नृत्यांगना है, भरतनाट्यम की ट्रेन्ड डांसर हैं, उन्होंने इसे निभाया, बखूबी निभाया। शुक्रिया अश्मी। कोरस में 4 महिला पात्र हैं, नेहा मेहता, अंतिमा व्यास, खुशी व्यास और इशिता धारीवाल। अश्मी भी उनका सहयोग कर रही थी, लेकिन मूलतः ये 4 नारी पात्र हैं। इनमें नेहा मेहता भी पिछले वर्ष बबली टंडन के किरदार में आपके सामने मंच पर थी, ये भी आपको याद है। इनके साथ 4 पुरुष कोरस पात्र हैं, पवन परिहार जिनमें अगर भरत मेवाड़ा, गौरव और इंद्रजीत कौर। इनके साथ रौनक गहलोत भी मंच पर थे, लेकिन मूल काम
साउंड डिजाइन एंड साउंड इफेक्ट्स का कार्य, दोनों जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेपथ्य में हमारा सहयोग किया भाई मोहम्मद इमरान ने। मंच सज्जा जो 2 वर्ष पहले एक गरीब किसान के रूप में 1.25 सेर गेहूं में आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। उनका सहयोग कर रही थी रूप सज्जा में नेहा मेहता, जो ऑलरेडी मैं इंट्रोड्यूस कर चुका। मंच सज्जा में राजकुमार चौहान और भरत तिवाड़ा ने सहयोग किया। राजकुमार जी ने बाकी भी बैक स्टेज एक्टिविटीज में योगदान दिया, स्मोक गन वगैरह का। लाइट डिजाइन हमारे सीनियर लाइट डिजाइनर मोहम्मद शफी, जो पिछले 2 समारोह में जोधपुर की प्रस्तुतियों में भी आपके सम्मुख अपने हुनर का मुजाहिरा कर चुके हैं। मैं क्या कहूँ इनके बारे में। इनका सहयोग करते हैं भाई मोहम्मद इमरान। Thank you so much for coming all to ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਔਰ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਂਸ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਮੈਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗਮਗੀਨ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। अन्नदाता में जमदी गुड्डी खेड लै खडाल। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਹਾ, मैं भी ज्यादा नहीं बोल सकती, बहुत भावुकता का विषय है। बस सिर्फ इन्नी को गुजारिश सारे करांगी कि आओ सारे जने रल के इस मुद्दे नूं मुद्दा ना समझ के अपने आप की लड़ाई समझ के अपनियां धीआं भैणां की लड़ाई समझ के आपां सारे साझा लड़ीए। सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं, इस सोसाइटी नूं जागृत करन दा एक बहुत वड्डा उपराला है। ते इस दे नाल ही जो भी है, कोई भी विक्टिम पता नहीं होती किस तरह आत्मा छिली गई है, सारी उम्र बंदा किवें कट सकता है इस तरह। हाउ कैन यू, ये बंदे कोई और नहीं, बस तुसी समझ रही हो साडे ही पुत्र ने, साडे ही घर वाले ने, साडे ओही ने। आओ थोड़ा जिहा जिथे भी साडे तो नुक्स रह गया ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਛੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੱਸ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, पर की करिए करनिया पैंदियां ने। अपनियां ही बच्चियां ने 8 महीने की ते 80 साल की। गलती किसी दी होए सजा औरत में मिलनी। प्लीज आओ एक बहुत खूबसूरत समाज रचिए, इन्हां गल्लां नूं छड्डिए, इत्थों दूर चलिए। सोना नरोया इत्थे कोई भी किसी भी टाइम अपनी धी भैन भी अपनी आज़ादी मान सके, आप आज़ाद होइए। इस दे नाल शुक्रिया, मेहरबानी।
ਟਚਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ 2 ਸਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 2 ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਔਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਔਰ ਨਿਜਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ। ਧਨ ਪਿਰੇ ਨਾ ਆਖੀਂ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਔਰਤ ਔਰ ਆਦਮੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਹਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਲੋਨ ਡਸ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਇਵਨ ਕਾਲਡ ਅ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਹੈ ਚੇਤਨਾ। ਤੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੰਡਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੰਗ ਮਸਤਾਨੇ ਸੰਸਥਾ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਥੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਭਾਂਸ਼ੂ ਵੈਭਵ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੁਦਗਲ। ਇਹ ਇਸ ਟੀਮ ਲਈ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੋਸ਼ੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।